हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जैसा कि पिछले दो वीडियोस में हमने पढ़ा है मौर्योत्तर काल। मौर्य साम्राज्य के पश्चात का जो समय था, हम उस समय को पढ़ रहे थे। उस समय में जो देशी शासक थे वो सारे हमने पढ़ लिए थे। 4 आए थे, चारों के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। और उसके बाद में जो विदेशी शासक आए थे भारत में, हमने उनके बारे में भी पढ़ लिया था। विदेशी शासक भी मुख्य रूप से 4 ही थे। सबसे पहले इंडो ग्रीक का नाम आता है, दूसरे स्थान पर नाम आता है शक, तीसरे पे पहलव वंश और चौथे नंबर पे आता है कुषाण वंश। तो ये इसी क्रम से होते हैं। 4 जो विदेशी शासक होते हैं वो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। उसके पश्चात हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन कुषाण वंश के बारे में नहीं पढ़ा था। तो पिछली वीडियो में मैंने आप सभी से कहा था कि हम कुषाण वंश पे एक पूरी वीडियो एक अलग से लेके आएंगे, क्योंकि कुषाण वंश जो है वो मुख्य रूप से एग्जाम में यही कुषाण वंश से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी मौर्योत्तर काल की बात होती है तो कुषाण वंश जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको 1 मिनट बाद बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा आप सभी को पता है, मैं मुख्य रूप से 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, एक हिंदी और दूसरा है जीएस। तो अभी तक मेरी हिंदी की केवल मैंने वर्णमाला एक पहले टॉपिक डाला था, उसके बाद में कोई हिंदी की वीडियो डली नहीं है। आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आए कि सर हिंदी की वीडियो डालिए, हिंदी की वीडियो डालिए। तो अब हम कुषाण वंश पे वीडियोस को, जीएस को रोकेंगे। उसके बाद में गुप्त काल या जो भी कुछ आएगा, उस गुप्त काल को पढ़ने से पहले हम कुछ हिंदी के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आप लोग इसी प्रकार से कुषाण के बाद में हम हिंदी के टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि मैं शुरू से वर्णमाला से ही शुरू करूंगा। पहले 3 वीडियो में था, अब 1 वीडियो में वर्णमाला चलेगी, एक वीडियो में ऐसे ही टॉपिक चलता चलेगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि जीएस के साथ साथ अब आप लोगों को हिंदी की क्लासेस भी मिलती रहेंगी। और जैसा कि हमने एक संस्कृत की क्लास भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी, उम्मीद है वो भी आप सभी को पसंद आई होगी। और तो आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिएगा, हम आप लोगों को और भी क्लासेस इसी प्रकार से प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इसी क्रम में कुषाण वंश। तो सबसे पहले बात करते हैं कुषाण वंश की। कुषाण वंश जो था ये भी एक विदेशी शासकों द्वारा भारत में स्थापित किया गया था। तो बात करें कुषाण वंश की, तो कुषाण वंश जो था, ये कुषाण जो थे ये मुख्य रूप से चीनी तुर्किस्तान के थे। चीनी तुर्किस्तान का अर्थ ये कि जो पश्चिमी क्षेत्र जो था, चीन का जो पश्चिमी क्षेत्र था, वहां से ये लोग आए थे। और वहां से आने के या मूल रूप से इन्हें कहते हैं चीनी तुर्किस्तान। दूसरी बात यह है कि बहुत बार इनकी जाति के बारे में पूछा जाता है। तो इनकी जाति जो थी वो यूची या तोचेरियन या इसे तोखारी भी कहते हैं। देखिएगा, मैं मैप में आपको बताता हूँ। इनकी चीन के आसपास का क्षेत्र है जहां से कुषाण वंश के जो शासक थे वो भारत में आए थे। अब ये आने को तो डायरेक्ट ऐसे भी भारत में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था, जब ईरानी आक्रमण के बारे में हमने आप लोगों से चर्चा करी थी, जब विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ा था, तो उस समय मैंने आपसे बताया था कि ये यहाँ पर जो है हिमालय क्षेत्र है और हिमालय पर्वत को पार करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये जो कुषाण वंश थे ये चाइनीज या पश्चिमी चीन के होने के बाद भी ये डायरेक्ट भारत में प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि ये मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करते हैं। तो ये जो थे कुषाण वंश के जो लोग थे वो मध्य एशिया के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं। अगर इनकी जाति पूछी जाती है तो आप लोग इनकी जाति ध्यान रखिएगा, यूची, जिसे तोचेरियन भी कहते हैं या इसे तोखारी भी कहा जाता है। ये पहले मध्य एशिया गए, उसके बाद में भारत में प्रवेश करते हैं। यही एकमात्र ऐसा मार्ग था जहां से भारत में विदेशी शासकों ने भारत में प्रवेश किया था। तो ये बात आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि ये जब भारत में आया तो ये 5 कबीलों में बट गया। जो कुषाण वंश जब भारत में आया तो भारत में आने के पश्चात कुषाण वंश के जो शासक थे वो 5 भागों में बट गए। और उन 5 कबीलों में जो सबसे शक्तिशाली था वो था कुषाण वंश। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कुषाण वंश जो था 5 कबीलों में थे, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली कबीला जो था वो कुषाण शासकों का था। कुषाण के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इस वंश के संस्थापक कौन है। तो कुजुल कड़फिसस जो थे वो इस वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 50 वर्षों तक उन्होंने भारत में शासन किया। उसके बाद में जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि जो कुजुल कड़फिसस था, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आया कि इसका कुषाण वंश का संस्थापक कौन है। तो कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो कुजुल कड़फिसस है। उसने 15 से 65 ईस्वी तक भारत में शासन किया। और एक और भी वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है
कि इसने भारत में आने के बाद में तांबे के सिक्के चलाए थे। तो जो तांबे के सिक्के थे वो कौन से, किन लोगों से, किन शासकों से प्रभावित होकर के इसने यहाँ पर तांबे के सिक्के चलाए थे। तो ध्यान रखिएगा, कुजुल कड़फिसस जो कि कुषाण वंश का संस्थापक था, उसने जो रोमन के सिक्के चलाए थे वो यहाँ पर आकर के कुछ शासकों से प्रभावित हुआ था। और किन शासकों से प्रभावित हुआ था, तो वे रोमन जो थे, उन रोमन शासकों से या रोमन लोगों से प्रभावित होकर के उसने यहाँ पर तांबे के सिक्के चलाए थे। उसके बाद बात करते हैं कि इसी वंश का अगला शासक आता है और जो कि प्रमुख भी है, उसका नाम है विम कड़फिसस। विम कड़फिसस इसने 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक शासन किया था, जो कि कुषाण वंश का अभी तक का प्रमुख शासक था। सबसे पहला कुजुल कड़फिसस, उसके बाद आता है विम कड़फिसस। विम कड़फिसस जो था वो प्रमुख शासक था। उसने भारत में आने के पश्चात अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। उसने पंजाब पर विजय प्राप्त की, उसने तक्षशिला को जीत लिया। ये जो पूरा प्रदेश था ये पूरा का पूरा विम कड़फिसस ने भारत में जीत लिया था। यहां पर आकर के अपना साम्राज्य विस्तार करने लगा। अब जो विम कड़फिसस है उससे 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो इसने पंजाब और तक्षशिला प्रदेश को जीत लिया। दूसरी बात यह थी कि जो कुजुल कड़फिसस था वो शैव धर्म से प्रभावित था। शैव धर्म से अर्थात शिव भगवान से वो प्रभावित था। अगर विम कड़फिसस की बात करें तो विम कड़फिसस के समय में उसने जो सिक्के चलाए थे उन सिक्कों पर भी नंदी के फोटोज थे। नंदी को अंकित कराया था, भगवान शिव को अंकित कराया था, और एक और त्रिशूल को भी उसने उस समय के सिक्कों में अंकित कराया था। तो ये बातें आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहेगी जो कि विम कड़फिसस ने थी कि इसने पंजाब तक्षशिला प्रदेश को जीता। दूसरा, इस समय में जो सिक्के जारी किए गए थे उन सिक्कों पे शैव धर्म को के अंकन किया गया था, शैव धर्म को अंकित किया गया था, जिसमें शिव की फोटोज थी, त्रिशूल के थे, नंदी के थे। ये सारे फोटोज उस समय के जो सिक्के थे उन सिक्कों में इसने अंकित करवाए थे। उसके बाद कुछ उपाधियां थी जो विम कड़फिसस ने धारण की थी। भारत में आने के पश्चात विम कड़फिसस ने कुछ उपाधियां धारण की थी। उपाधियां धारण का अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उस समय जो शासक थे वो कुछ उपाधियां धारण करते थे। तो कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, तो विम कड़फिसस ने महाराज की उपाधि धारण की, राजाधिराज की उपाधि धारण की, महेश्वर की उपाधि धारण की, और एक और थी जिसका नाम है सर्वलोकेश्वर। तो ये जो 4 उपाधियां थी ये विम कड़फिसस ने भारत में अपना शासन, अपना प्रताप, अपने शक्ति दर्शाने के लिए ये 4 उपाधियां भी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये 4 उपाधियां धारण की थी। उसके बाद बात करते हैं कि जो ये कुषाण वंश था इसके संस्थापक जो थे कुजुल कड़फिसस, उसके बाद एक महान शासक आते हैं, प्रमुख शासक आते हैं विम कड़फिसस। लेकिन जो सबसे महान, जो कि कुषाण वंश के सबसे महान शासक की बात करें तो सबसे महानतम शासक आता है कनिष्क। कनिष्क जो था वो विम कड़फिसस के बाद में शासन करता है। 78 ईस्वी में वो शासन करता है, और जैसे ही वो 78 ईस्वी में शासन वो राजा बनता है, इसी उपलक्ष्य में वो शक संवत को जारी करता है। शक संवत क्या है? शक संवत को इसलिए जारी करता है कि जो वर्तमान में भारत सरकार भी इस संवत को मानती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जिस संवत से चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शक संवत। और ये कब शुरू होता है? तो ये लगभग 21 या 22 मार्च से शुरू होता है। और एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो शक संवत है उसका पहला महीना कौन सा है? शक संवत जो वर्ष होगा उस वर्ष का पहला महीना कौन सा रहेगा? तो इसका पहला महीना कौन सा रहेगा? चैत्र। और इसका अंतिम महीना रहेगा फाल्गुन। तो ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जा चुकी है कि पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना कौन सा? फाल्गुन का। तो चैत्र से फाल्गुन तक का जो वर्ष चलता है जो कि लगभग 21 और 22 मार्च को शुरू होता है वो शक संवत कहलाता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जिसके अनुसार भी चलता है। अब एक और बात, जिस प्रकार से विम कड़फिसस ने कुछ उपाधियां धारण की थी, इसी क्रम में कनिष्क ने भी कुछ उपाधियां धारण की थी, जैसे कि कैसर और सीजर। कैसर और सीजर की जो उपाधियां थी वो मुख्य रूप से रोमन शासक धारण करते थे, उपाधियां प्राप्त करते। लेकिन रोमन शासकों की तरह ही
कनिष्क ने भी कैसर और सीजर की उपाधि धारण की थी। अब कनिष्क भारत का शासक बनता है। अब वो भारत का शासक बनने के पश्चात भारत का जो क्षेत्र था उसमें विस्तार करना शुरू कर देता, अपने साम्राज्य को विस्तृत करना शुरू कर देता है। और अपने साम्राज्य को विस्तार जब करता है वो, तो उस समय वो अपनी सबसे पहले अपनी राजधानी कौन सी रखता है, क्योंकि कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो कनिष्क था, कनिष्क ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी। तो कनिष्क ने अपनी सबसे पहले राजधानी बनाई थी पुरुषपुर। पुरुषपुर जो है वो वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में है या भारत से बाहर है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो राजधानी बनाई थी वो थी पुरुषपुर, जो कि वर्तमान में पेशावर के नाम से प्रसिद्ध है। और दूसरी राजधानी उसने बनाई थी मथुरा। अब देखिए, जो कनिष्क था उसका साम्राज्य यहां से मध्य भारत तक फैलने लगा था। और इतने बड़े साम्राज्य होने के पश्चात सबसे पहले उसने राजधानी बनाई थी पेशावर, और दूसरी राजधानी बनाई थी भारत के मध्य भाग के आसपास का मथुरा क्षेत्र में। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी कहां पर बनाई थी। तो दूसरी राजधानी जो कनिष्क ने बनाई थी वो बनाई थी मथुरा में। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि कनिष्क ने भारत में कौन सा नगर बसाया था। तो कनिष्क ने भारत में कश्मीर को जीता, और कश्मीर जीत के उपलक्ष्य में ही वो कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना करता है। कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना करता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जैसे पहले अशोक था वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसके बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार किया था। उसी तरह से जो कनिष्क था उसने भी भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। और ये आपको पता है, जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो कनिष्क जो था वो महायान शाखा का अनुयायी था। तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और बौद्ध धर्म में भी अगर आपसे शाखा पूछी जाती है तो वो महायान शाखा का अनुयायी था। और आप लोगों को पता है, जब बौद्ध धर्म हमने पढ़ाया था तो उस समय ये कहा था कि बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां होती थी। 4 संगीतियों को याद रखने के लिए मैंने बताया था कि आप लोग एक बात याद रखिएगा, रावय पाक, अर्थात सबसे पहली राजगृह, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। तो ये जो कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था, जो कि कहां पर हुई थी, कुंडलवन। कुंडलवन कहां है, कश्मीर में है। और कुंडलवन जिस समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। तो ये क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट था, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कनिष्क जो था वो कला और संस्कृति का प्रेमी था, कला और संस्कृति का संरक्षक भी था। और कला संस्कृति का संरक्षक होने के साथ ही उसके समय में 2 कला शैलियां प्रमुख रूप से उदय हुआ था। सबसे पहले तो गांधार कला शैली। गांधार कला शैली जो थी ये 2 शैलियों का मेल था। सबसे पहले तो भारत और दूसरी ग्रीक। भारत और ग्रीक दोनों शैलियों का जो मेल था वो गांधार कला शैली थी। लेकिन उसके साथ साथ एक और कला शैली आई थी जिसका नाम था मथुरा कला शैली। और मथुरा कला शैली जो थी वो पूर्णतः भारतीय कला शैली थी। तो ध्यान रखिएगा कि जो कनिष्क था वो कला एवं संगीत का संरक्षक था। इसी क्रम में 2 कला शैलियों का मुख्य रूप से विकास हुआ, सबसे पहले गांधार और दूसरी मथुरा। मथुरा कला शैली जो थी वो पूर्णतः भारतीय कला शैली थी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अब देखिए, यहाँ उस समय चीन का मध्य एशिया के साथ में व्यापार होता था, रेशम का। चीन का मध्य एशिया के साथ में रेशम का व्यापार होता था। तो ये जो क्षेत्र था, यहां से और यहां तक का जो क्षेत्र था ये कनिष्क ने जीत रखा था। अब ये जो व्यापार का मार्ग होता था ये कनिष्क के क्षेत्र में पड़ता था। तो यहां से कनिष्क ने कर वसूलना शुरू कर दिया। और जो रेशम का जो व्यापारिक मार्ग था, इस मार्ग पर भी कनिष्क ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और यहां से अत्यधिक कर आने लगा था। तो ये इसके क्षेत्र की, इसके साम्राज्य की जो थी आर्थिक व्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। और आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ ही इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन सोने के सिक्के से आप लोगों ने एक प्रश्न और पढ़ना है कि सबसे पहले
सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानी शासकों ने। और हिंद यूनानी शासक तो थे, उन्होंने सबसे पहले जारी किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे कनिष्क के समय में कुषाण वंश ने। अगर वंश पूछा जाता है तो कुषाण वंश, और अगर आपसे शासक का नाम पूछा जाता है तो कनिष्क। उसके बाद एक प्रश्न और आता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से वंश ने जारी किए थे सोने के सिक्के? तो सबसे ज्यादा मात्रा में गुप्त वंश ने जारी किए थे। ध्यान रखिएगा, सोने के ही सिक्के हैं जो कि तीनों के तीनों वंश में आते हैं। सबसे पहले जारी किसने किए? हिंदू यूनानी शासकों ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण वंश में, अर्थात कनिष्क के समय में। और सबसे ज्यादा मात्रा की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में गुप्त वंश ने जारी किए थे, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उस गुप्त वंश की वीडियो से पहले हम हिंदी के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक और प्रश्न यहां से बनता है कि जो कुषाण वंश के शासक थे, उन्होंने सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से सिक्के जारी किए थे? ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि सबसे शुद्ध, अगर सबसे शुद्ध की बात आएगी तो सोने के सिक्के हैं जो कि कनिष्क के समय में हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में इन्होंने कौन से सिक्के जारी किए थे? तांबे के सिक्के जारी किए थे। और कनिष्क जो था वो अशोक की तरह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था, अशोक की तरह ही प्रतापी था, शक्तिशाली था, और जो क्वालिटीज थी कनिष्क की वो अशोक के समान हो रही थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ इतिहासकारों ने कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा है। तो ये बातें थी जो कि कुषाण वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। लेकिन एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, जैसे कि रेशम का व्यापार हम बात कर चुके हैं, रेशम के व्यापार की, कि रेशम का जो व्यापार था ये कनिष्क ने जीत लिया था, यहाँ से कर वसूल करता था। लेकिन एक दो बातें हैं, जैसे कि कनिष्क के समय में राज दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, तो उन दो तीन विद्वानों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं अश्वघोष की। अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित। उसके बाद चरक जो थे वो कनिष्क के राजवैद्य भी थे, और वे आयुर्वेद के आचार्य थे, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अश्वघोष की रचना कौन सी है, तो बुद्धचरित है। और कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? चरक थे। ये आयुर्वेद के आचार्य के नाम से भी प्रसिद्ध थे, आयुर्वेद के आचार्य के रूप में भी प्रसिद्ध थे। और एक और बात करते हैं नागार्जुन। नागार्जुन जो थे उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, उसके साथ साथ वो दार्शनिक भी थे और वैज्ञानिक भी थे। तो ये तीनों के तीनों विद्वानों के बारे में बात करी है जो कि कनिष्क के या कुषाण वंश के समय में प्रसिद्ध थे। तो आज की वीडियो में हमने कुषाण वंश को मुख्य रूप से पढ़ा है। जितना कि एग्जाम्स में आप सभी से पूछा जाता है उतने की बातें हमने सारे कुषाण वंश से संबंधित कर ली है। उम्मीद है आप लोग सही तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जैसा कि मैंने बताया, अगली वीडियो आप लोगों की, इसके बाद की जो वीडियो रहेगी वो हिंदी की रहेगी, और अब हम 2-3 टॉपिक लगातार हिंदी के पढ़ेंगे, उसके बाद हम अन्य टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। इसी क्रम में आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जितने भी शिक्षक पात्रता है या जो, उन सभी को हम पूरी की पूरी क्लासेज यहाँ से प्रोवाइड करें। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।